फैक्टोपीडिया के मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी ज़मीन और अब तक का इस कायनात में मौजूद वाहिद ऐसा सैयारा जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉमर्स इस कायनात में दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश में लगे हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को दूसरे सोलर सिस्टम्स में ज़मीन के जैसे सैयारे तो मिले, लेकिन उन पर ज़िंदगी मौजूद है या नहीं इस पर ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इंसान को इस ज़मीन पर आए 2 लाख साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जितनी तरक्की इंसान ने पिछले कुछ 100 सालों में की, उतनी ह्यूमन हिस्ट्री की 2 लाख साल तारीख में नहीं हुई। इंसानियत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 20वीं सदी ईस्वी में मिला, जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। आज इंसान दूसरे सैयारों पर स्टडी के लिए मशीन्स भेज चुका है और इस कायनात की गहराइयों में खुदा के तख्लीक किए हुए ऐसे ऐसे शाहकार देख चुका है जिनको बिना टेलीस्कोप के देख पाना नामुमकिन था। हालांकि चांद की तस्खीर अपने आप में ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंसान आज तक चांद पर नहीं पहुंच सका और चांद पर जाना अमेरिका का एक ड्रामा था जो अमेरिका ने रूस के साथ लगी स्पेस रेस में बढ़तरी हासिल करने के लिए रचाया। मैं बहुत जल्द इस पर एक तफसीली वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपके साथ दोनों तरफ की जानिब से रखी गई डिटेल्स शेयर करूंगा। हमारी आज की वीडियो का मौजू सिर्फ कायनात की तख्लीक है, तो आज की वीडियो को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम ये जानते हैं कि साइंस स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए तख्लीके कायनात तक कैसे पहुंची, जबकि दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि कायनात का खालिक तख्लीके कायनात के बारे में क्या फरमाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेलीस्कोप का स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत अहम किरदार रहा है। टेलीस्कोप की इन्वेंशन की शुरुआत हुई थी साल 1608 में, जब एक डच आई ग्लास मेकर हैंस लेपर्ही ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसी डिवाइस की खोज की जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना तक मैग्नीफाई कर सकती थी, और ऐसे जन्म हुआ पहली टेलीस्कोप का। और इसके बाद साल 1609 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार टेलीस्कोप बनाई और उससे स्पेस में मौजूद तारों और सैयारों का मुशाहदा किया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, क्योंकि अब इंसान का स्पेस को देखने का नजरिया तब्दील होने वाला था। गैलीलियो गैलीली को इस इजाद की वजह से फादर ऑफ टेलीस्कोप भी कहा जाता है, क्योंकि इस इजाद ने ही इंसान को जमीन से दूर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल बनाया। वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप में मजीद जिद्दत आई और इंसान अपने सोलर सिस्टम के अलावा कायनात की गहराइयों में झांकने के काबिल बना। 20वीं सदी की शुरुआत में ही माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की बुनियाद रखी गई, जो उस वक्त की सबसे बड़ी एडवांस ऑब्जर्वेटरी थी, और इसे बनाने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज एलरी हेल थे। हेल ने उस ऑब्जर्वेटरी में उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को लगवाया, जो कि थी द 100 इंच टेलीस्कोप, और फाइनली 1917 में इस ऑब्जर्वेटरी के द्वार खोल दिए गए। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने जो स्पेस में देखा तो उससे उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो चीजें क्या थी। उन्होंने देखा अजीब चमकीले बादल जो अलग अलग शेप्स के थे, कुछ स्पाइरल तो कुछ ओवल, और कुछ अजीब सी शेप्स के जो के थे नेब्यूलाज। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये क्या थे और हमसे कितने दूर थे। हेल ने दुनिया के बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर्स को इनवाइट किया कि वो इन अजीब सी दिखने वाली चीजों पर स्टडी करें, और उन्हीं माहिर फल्कियात में से एक थे एडविन हबल। एडविन हबल वाकई में एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने दिन रात उस 100 इंच टेलीस्कोप से उन नेब्यूलाज की स्टडी की, और उन्हीं में से एक नेब्यूला ने उन्हें अपनी तवज्जो का मरकज बनाया, जो कि था एंड्रोमेडा नेब्यूला। हबल एंड्रोमेडा में मौजूद सितारों को देख सकते थे। उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि एंड्रोमेडा भी हमारी गैलेक्सी की तरह एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है। और इसके बाद हबल ने और भी बहुत सारी गैलेक्सीज की खोज की। इस रिसर्च के दौरान हबल ने यह भी नोट किया कि तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थी, मतलब हमारा यूनिवर्स फैल रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी फोर्स थी जो कायनात को मुसलसल फैला रही
रही थी। हबल की इस ऑब्जर्वेशन से ये सवाल भी सामने आया कि अगर ये यूनिवर्स फैल रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत में ये सब कुछ एक नुक्ते में बंद था और एक बड़े धमाके से ये सब वजूद में आया और यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे नुक्ते में बंद था और इसी नुक्ते में हुए एक अजीमुशान धमाके से हमारी कायनात वजूद में आई। तो इस बिग बैंग की मुकम्मल तफसील जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। $13.8 बिलियन साल पीछे। ये है हमारा मुकम्मल यूनिवर्स और इसमें मौजूद सब कुछ जो इस एटम से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। इस कायनात में जो भी होने वाला है सब कुछ इसमें मौजूद है। इस वक्त स्पेस और टाइम का कोई वजूद नहीं और वो दुनिया जिसे हम जानते हैं कि शुरुआत होने वाली है, इस एटम से भी छोटे गोले में इन्फिनिट एनर्जी की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और एक सेकंड के करोड़ों हिस्से में ये कायनात अपने वजूद में फैल गई और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। ये जो ब्लास्ट होते हुए आप देख रहे हो ये एनर्जी है, प्योर एनर्जी, और इसके साथ ही स्पेस और टाइम का वजूद एग्जिस्टेंस में आया। ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही। शुरुआत में यूनिवर्स का टेम्परेचर लाखों डिग्रीज सेंटीग्रेड था जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुआ और इसी एनर्जी के ठंडे होते मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। असल में दो तरह की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो एटम्स जिनसे ये कायनात वजूद में आई, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर जो कि मैटर का अपोजिट था। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे तो जब भी ये दोनों मिलते थे तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे, लेकिन लकीली मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद मैटर का एक गोला बच चुका था और इसके अपोजिट कुछ नहीं था जो इसे खत्म कर सके, और फिर इस गोले में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और इससे हमारी कायनात का फॉर्मेशन हुआ। इसी मैटर की वजह से सितारों और सैयारों वाली कायनात वजूद में आई। टेम्परेचर के ठंडा होते ही एक फोर्स ने अपना काम करना शुरू किया और इस फोर्स के चलते तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, और ये फोर्स कोई और नहीं बल्कि ये है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कशिश शकल। इस कायनात में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी के चलते ये सब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलने लगे। इन एटम्स के कंप्रेस होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंचा तो इसमें एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और इसके साथ ही इस यूनिवर्स का पहला स्टार वजूद में आया। और इसी प्रोसेस के चलते लाखों सालों में करोड़ों दूसरे स्टार्स भी बने, और ये वही स्टार्स हैं जिन्हें हम रात में देखते हैं। और ये इस यूनिवर्स के स्टार्ट में कुछ इस तरह से बने थे। आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्स ग्रेविटी के चलते एक ग्रुप की शक्ल में सामने आने लगे और अरबों सितारों का ग्रुप इस कायनात में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता था। और इन्हीं ग्रुप्स को हमने गैलेक्सीज का नाम दिया। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र के दरमियान एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसे हम आज मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इस गैलेक्सी में अरबों स्टार्स मौजूद थे, लेकिन कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। और फिर हजारों साल बाद ग्रेविटी एक बार फिर से अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलने लगी, और इसी प्रोसेस के चलते बहुत सारे सैयारे वजूद में आए, यानी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ऐसा भी बना जिसका नाम अर्थ होने वाला था, जिस पर आपका और मेरा जन्म होने वाला था। और इसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स भी ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और जैसे कि मैंने आपको स्टार के बनने के प्रोसेस के बारे में बताया था, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस के चलते हमारा स्टार भी वजूद में आया, जिसे हम आज सूरज के नाम से जानते हैं। और इस तरह हमारा
हमारा सोलर सिस्टम बना और ये वैसा दिखने लगा जैसा कि हम इसे आज देख सकते हैं। सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ गैसीय प्लैनेट्स बने जैसा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स बने जैसा कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और आखिर में हमारी प्यारी धरती। और यही वो धरती है जिसकी इतनी बड़ी सतह पर से एक हिस्से में बैठकर आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो ये थी वो डिटेल जो साइंस हमें इस यूनिवर्स की तख्लीक के बारे में बताती है। अब जरा हम इस कायनात के खालिक से भी इसकी तख्लीक के बारे में जानते हैं कि कुरान कायनात की तख्लीक के बारे में क्या कहता है, क्योंकि खालिक से बेहतर इस कायनात को और कोई नहीं जान सकता। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया में इरशाद फरमाता है कि इन्होंने नहीं जाना कि जमीन और आसमान आपस में बाहम मिले हुए थे, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने इनको फाड़कर जुदा कर दिया। कायनात की तख्लीक के दूसरे प्रोसेस यानी एटम्स के आपस में मिलकर सितारों और सैयारों की शक्ल इख्तियार करने के बारे में अल्लाह ताला सूरह फुसिलत में इरशाद फरमाता है, और फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए और वो उस वक्त धुआं था। उसने इस आसमान और जमीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से या जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि हम बखुशी हुक्म बजा लाकर वजूद में आते हैं। कायनात की एक्सपेंशन के मुतालिक सूरह धारियात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुव्वत और कुदरत से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। दोस्तों, कुरान की ये आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई, जो कि आज की मौजूदा साइंस की हालिया इंकशाफात और रिसर्च से मुताबिकत रखती हैं, और ये इस बात की तरफ दलील है कि जमीनों आसमान और इस पूरी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। और अगर ये सब जानने के बाद भी ये लोग ईमान नहीं लाते तो यकीनन ये लोग बड़े अजाब के मुस्तहिक हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप भी मेरी तरह स्पेस लवर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पर लाने वाला हूँ। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।